आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर में ये हमारा लेक्चर 1 है और अनलॉक्ड सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। ठीक है। इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तीन चीज के ऊपर में मेनली फोकस करने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट के अंदर में 50 नंबर का जो फ्री का टेस्ट है, उसके अंदर में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसकी रेंज जो रहती है वो 35 से 40 के बीच में नंबर लेके आते हैं। तो ये जो बचे हुए 10-15 नंबर हैं, उसके अंदर में जो हमारा कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, उसके अंदर 25 में से 20 सवाल डुएबल रहते हैं। लेकिन जो 5 से 6 जो पेंडिंग सवाल रह जाते हैं, वो 5 से 6 सवाल क्या करते हैं, वो या तो बच्चे ज्यादा टाइम लेते हैं, या तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, या फिर आप इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, लीव कर देते हैं इनको। तो आप क्या, हम लोग इस सीरीज के अंदर में क्या करने वाले हैं, हम उन्हीं 5-6 सवालों को करने वाले हैं जो अलग अलग टेस्ट पेपर में हार्ड साइड में होते हैं। तो हम लोग डेली क्या करने वाले हैं, 10 सवाल करेंगे। जब भी वीडियो आएगा नेक्स्ट, तो हमारा टॉप 10 सवाल को हम लोग लेके आएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम लोग ओलीव टेस्ट बुक, या फिर टेस्ट रैंकिंग, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसपे पंडित पे देते होंगे, आरबी पे देते होंगे, आप जिस पे भी टेस्ट देते हैं। तो उसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम इस सीरीज के अंदर में करने वाले हैं। तो आप इस क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर वीडियो को आपको देखना है, हर वीडियो। ठीक है, हर वीडियो को आपको देखना है, जिससे कि आपको जो हार्ड सवाल है उनकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इजी सवाल तो हर कोई करके कर ही लेंगे, और आप भी कर ही लेते होंगे। तो आपको हार्ड सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका एम है 50 आउट ऑफ 50 प्री, तो आप ये मान के चलिए कि इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर ले, तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका स्कोर जो है वो 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है। ठीक है, आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, तो आप पेन और पेपर लेके बैठें, और उसके अंदर में जो भी मैं ये 10 सवाल करवाने वाला हूँ, उस सवालों को आपको वीडियो को पॉज करना है। मैं तो हाथों हाथ करवा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करें, पहले आप खुद सॉल्व करें, और फिर देखिए कि आपका उत्तर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप खुद करें पहले के सवाल को सॉल्व। और अगर आपको कोई भी सवाल टफ लगे, तो आप अपना नोट्स के अंदर में लिख लीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी नया। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे हम लोग पहले सवाल के अंदर में जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज आपको याद रखना है कि हम लोग जो भी सवाल करेंगे, इसके अंदर में हम लोग दो तीन तरह की चीज देखने वाले हैं। क्या क्या चीज, एक हम लोग देखेंगे नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड। एक हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को एग्जाम में करना है, एग्जाम मेथड। ठीक है, और एक हम लोग क्या करने वाले हैं, हर किसी जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो भी हम थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। अब थोड़ा बहुत आपने सिलेबस पूरा कर रखा होगा, लेकिन टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज लेक्चर 1 है, इसीलिए मैं आपको पूरा इस सीरीज का जो जो हम करने वाले हैं वो सब अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो 10 सवाल है, तो आपके 10 टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी लेक्चर लंबा रहेगा, उसमें नॉर्मल मेथड ही आपका मेथड भी आपको आ जाएगा, और एग्जाम का मेथड भी, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला सवाल है, उसके अंदर हम लोग क्या है, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी से जुड़े हुए हैं। दो पाइप पी एंड क्यू एक टंकी से जुड़े हुए हैं। पाइप क्यू टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। क्यू क्या है, खाली करने वाला पाइप है। क्यू खाली करने वाला पाइप है, तो हम लोग इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये कितने समय में, 16 घंटे में खाली कर सकता है। और पाइप पी प्रति मिनट 3 लीटर पानी भर सकता है। ध्यान रखिए प्रति मिनट है, प्रति आर नहीं है। तो पी क्या है, 3 लीटर कितने में, 1 मिनट में। तो 1 घंटे के अंदर में कितना हो जाएगा, 180। 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर में, तो 180 लीटर वो क्या कर सकता है, 1 घंटे में भर सकता है पाइप पी। ठीक है, ये देखिएगा, टाइम नहीं दिया है पी का, ये आपको सिर्फ इसका लीटर दिया है। उसके बाद यदि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है और दोनों पाइप पी और क्यू एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी 24 घंटे में खाली हो जाएगी। ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी, 24 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मतलब पी को मान लो कि पी एक्स दिन में भर देता है, अकेले पी एक्स दिन में भर देता है। क्यू 16 दिन में खाली कर देता है, 16 घंटे में, और पी एक्स घंटे में, 16 घंटे में खाली कर देता है। तो 24 घंटे में दोनों साथ में, 24 आर सात अगर हम चालू करें, तो 24 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। तो एक चीज समझो कि अगर टंकी खाली हो रही है, इसका मतलब क्यू की कैपेसिटी ज्यादा है। क्यू की कैपेसिटी ज्यादा, और कैपेसिटी क्या होती है, टाइम की इनवर्सली ये होता है। जैसे कि 16 अगर डेज में बढ़ रहा है, तो इसकी कैपेसिटी हम लोग 1/16 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी क्यू की ज्यादा है, तो क्यू की ज्यादा कैपेसिटी तो 1/16। और इसमें से हम लोग ये देते हैं कि भरने वाले को हम लोग ले लेते हैं कि भाई ये 1/x। अगर हम लोग इसको करेंगे, तो हमारे पास में 1/24 आएगा।
यही है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, 1/x बराबर हो जाएगा 1/16 माइनस 1/24, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/x बराबर 1/48, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 48। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 आवर्स के अंदर में हमारा P क्या है, 48 आवर्स के अंदर में टंकी को अकेले भर सकता है, ये अकेले वाली है, ये अकेला है, और ये क्यों अकेला खाली कर सकता है 16 घंटे में, पी अकेला 48 आवर में भर सकता है। अब सोचो कि एक घंटे में पी कितना भर सकता है, एक घंटे में पी 180 लीटर भर सकता है, तो 48 घंटे के अंदर में वो कितना भर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8640, 48 18 18 144 14, और 18 और 4 को मल्टीप्लाई करके 14 जोड़ दो तो ये हमारा आ जाएगा 86। तो ये 8640 लीटर ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। तो हम लोग को हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, क्योंकि जब हम कैपेसिटी निकालने होते हैं ना टैंक की, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट नया आ जाता है, क्योंकि बेसिक वाले हम लोग सवाल करते ही है कि ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो दोनों साथ में कितने में भरेंगे, ये सब आता है। लेकिन कैपेसिटी निकालना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है सवाल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के अंदर में। तो हमारा है 6 व्यक्तियों के समूह में से जब 45, और ध्यान रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला सवाल पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाला हिंदी वाला सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं कभी इंग्लिश वाला कभी हिंदी वाला दोनों मिक्स में पढ़ता रहूंगा। तो 6 व्यक्तियों के समूह में से जब 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो उनके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर लोग इस सवालों को क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं। जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो क्या कर जाता है, बेसिक से जाता है, और बेसिक अप्रोच के अंदर में ये टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा। कुछ सवाल होते हैं जो ये पढ़ते ही हाथों हाथ उत्तर हमारे पास में आ जाता है। अगर हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे तो बेसिक मेथड टाइम टेकिंग होता है, तो हम लोग पहले बेसिक मेथड को देखते हैं। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो बेसिक तो है ही, तो बेसिक को समझ लेते हैं पहले। लेकिन इस तरह से हमें करना नहीं है। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि हम लोग ये मानते हैं 6 व्यक्तियों के समूह में से जब 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को नए समूह से व्यक्ति बदल दिया जाता है तो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि एवरेज एवरेज क्या है, 6 जनों का एक्स है मान लो। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि भाई 6 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा, 6x। लेकिन क्या बोला कि 45 किलोग्राम वाला गया, 45 किलोग्राम वाला गया, और मान लो कि जो बंदा आया, नए व्यक्ति आया है, उसका वजन मान लो वाई है। ये एक्स एवरेज है, और नया बंदे का न्यू वाले का कितना है, वाई वजन है। तो वो क्या होगा, वाई वाला आया, तो छह, ये टोटल वजन है उसमें से 45 गया और वाई वाला आया। तो हमारे पास में क्या हुआ, ये क्या हुआ कि लोग तो 6 ही रहे, एक गया एक आया तो 6 ही रहे। लेकिन एवरेज में कितने हो गई, वर्दी हो जाएगी, कितनी होगी, एक्स प्लस 2.5। इक्वेशन बनाना तो आता होगा, तो थोड़ा बेसिक तो आपका आता ही है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 45 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6x प्लस 15। तो 6x कैंसिल हो गया, और y बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 किलोग्राम। तो ये तो आपका बेसिक मेथड, तो इसमें आपके 60 किलोग्राम हो गया। लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है, ये क्या बहुत टाइम, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, एक डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच है। लेकिन वो डायरेक्ट अप्रोच को समझने से पहले हमें इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, पहले तो आपको समझने में टाइम लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये चीज समझ ही नहीं आती है। आप सोचो, हमेशा एक चीज आप हमेशा सोचो, सबसे पहले आप ये सोचो कि हमारे पास में एवरेज कितना है। हमारे इसमें एवरेज दिया नहीं है, तो मान लो कि हमारे पास में एक एवरेज है, कोई भी एक वैल्यू है, एक्स है, ये एक एवरेज है। उस एक्स में क्या हो रहा है, किसी भी आने या जाने से ना कुछ चीज परिवर्तन होता है। एक्स में क्या हो रहा है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, प्लस कितना हो रहा है, 2.5 हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एवरेज में अगर कुछ भी चीज की वृद्धि होती है, इसका मतलब जितने भी मेंबर उस सब में ये 2.5 बढ़ गया। यही होता है ना एवरेज का मतलब, 2.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब हर किसी के पास 2.5 बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। अंडरस्टूड। तो आप क्या कहिए कि भाई 45 किलोग्राम जो वजन था, 45 किलोग्राम वजन था, उसकी जगह पे एक ऐसा बंदा आया है जो 6 जनों में 2.5 बढ़ा दे रहा है। यही बात हुई ना, थोड़ा मेरी बात को ना वापस से सुन लीजिएगा। 45 किलोग्राम की जगह एक ऐसा बंदा आया है जो इतना ज्यादा वजन लेके आ गया है कि वो सब 6 जनों में 2.5 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है। तो 6 जनों में अगर 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो कितना वजन बढ़ रहा है, 6 दूनी 12, 15, 15 बढ़ रहा है। मतलब ये बंदा 15 किलोग्राम क्या किया, इस एक्स्ट्रा लेके आ गया है कि 15 किलोग्राम अगर वो एक्स्ट्रा लेके आता है तो 6 जनों में वो 2.5 किलोग्राम बढ़ा देगा, तो 15 एक्स्ट्रा लेके आया। 45 तो गया था, लेकिन एक नया बंदा है जो 15 एक्स्ट्रा लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आया मतलब 45 प्लस 15,
बराबर 60। ऐसे ऐसे सवाल है ना हम लोग और भी करेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको पकड़ में आने लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट कैसे हुआ कि भाई 45 किलोग्राम की जगह 6 जनों के अंदर में ढाई ढाई बढ़ाने वाला आ गया। 6 जनों में ढाई ढाई बढ़ाने वाला मतलब कितने, 15 किलोग्राम बढ़ाने वाला। तो 15 किलोग्राम टोटल बढ़ाने वाला, तो 45 किलोग्राम की जगह पे 15 किलोग्राम बढ़ा के आ गया एक बंदा, तो ये 45 और 15 को जोड़ा तो 60 डायरेक्ट। हमने कुछ भी नहीं किया, एग्जाम में ऐसे ही होता है, डायरेक्ट एक लाइन के अंदर में ये सवाल हो गया, तो 60 किलोग्राम। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। नेक्स्ट सवाल, कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर में आपको रिवाइज होते रहेंगे, तो आप चीज ध्यान रखना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे जाके हम लोग को अनलॉक्ड सीरीज के अंदर में, अनलॉक चैनल के ऊपर हम लोग बहुत सारा एसएससी के अंदर में जितने भी टॉपिक्स है वो हम लोग देखने वाले हैं, मैथ्स रीजनिंग सब कुछ। ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक लंब पिरामिड के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 756 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 12 सेंटीमीटर की भुजा के साथ समषटभुज है। पिरामिड में तिर्यक ऊंचाई कितनी है? एक चीज ध्यान रखो, वीडियो को पॉज करके ये सवाल करने का ट्राई करो। हर सवाल में आपको पॉज लेके करने का ट्राई करना है, ध्यान रखना। तो एक चीज समझो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 756 √3 है। पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि पिरामिड का मतलब तो समझ में आता है ना आपको, पिरामिड का मतलब। ठीक है, पिरामिड। तो पिरामिड क्या है? पिरामिड के अंदर में हमारे पास में आकृति इस टाइप की होती है पिरामिड। ठीक है ना, 3D के अंदर में, 3D के अंदर में मतलब आपका ये हो जाएगा समषटभुज है ना आपका, तो ये समषटभुज है और ये सब मैच करेंगे ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से ये सब कुछ सारे सारे किनारों के ऊपर मैच कर जाएंगे, सारे किनारों पे, इस पे भी मैच करेगा। तो ये आपका समषटभुज है। तो समषटभुज के अंदर में एक चीज ध्यान रखो कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 4, ये 6 जो ये है 6, इन सबका एरिया प्लस बेस का एरिया। तो आप ये ध्यान रखो पहले बेस का एरिया निकाल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट इसमें अंदर में ये आया कि हमारा सब षटभुज का बेस का एरिया कैसे निकलता है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है? इसका एरिया का वही होता है कि इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 आपके समबाहु त्रिभुज इसके अंदर में बन सकते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं। तो 6 समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना हो गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया समषटभुज का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना है, ये लिख लीजिए, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, हम सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितनी है 12, तो 12 इंटू 12 ए स्क्वायर, तो 4 या 12 और 36 इंटू 6, 36 दूना 36 इंटू 6, 216, 216 √3। तो ये हमारा हो गया एरिया 20 का। ये क्या हुआ, 20 का एरिया। तो हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 756 √3 में से 216 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका, तो ये 540 √3। तो आप ये सोचो कि ये 540 √3 क्या है, ये 540 √3 है 6 जो साइड वाली भुजाएं थी ना, 6 साइड वाले ट्राइंगल्स थे, उन उन सब का एरिया है। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 540/6 बराबर जाएगा 954, तो 90 √3। तो एक ट्राइंगल का एरिया है 90 √3, समझ गए ना। तो ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया है 90 √3। ऐसे ऐसे 6 ट्राइंगल है और एक बेस है। अंडरस्टूड। तो 90 √3 इसका एरिया है। तो इसमें से ये जो भुजा है बेस, अब ये क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ये ध्यान रखना, तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये कैसे पता चला आपको, ये ऐसे पता चलेगा, थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करना। ये समषटभुज है, ये समषटभुज है। इसके अंदर में अगर मान लो कि एक ऊपर में एक पॉइंट है, ये सेंटर वाला पॉइंट, इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे सब जगह मिलेगा। तो तिर्यक, ये तो एज है, ये एज किनारा, ये किनारा है, किनारा वाली ऊंचाई है। लेकिन तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली होती है ना तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, साइड से ये एंगल पे है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये एंगल के ऊपर में है। तो ये तिर्यक ऊंचाई है, तो ये तिर्यक ऊंचाई यही है। तो अब ये सोचो कि 12 तो 20 हो गया, ऊंचाई h हो गई। तो अब इसका एरिया 90 √3 है, तो 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट, 20 कितना हो गया 12 इंटू h बराबर हो गया 90 √3। तो 2, ये 6 और ये 15, 15 √3। तो आपका ऊंचाई कितनी होगी, 15 √3। तो ये आपका ये आंसर। तो अंडरस्टूड। इसके अंदर में हमने क्या किया, तो एक चीज इसके अंदर में मैं आपको वापस थोड़ा सा एक लाइन के अंदर में थोड़ा बता देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया था। इस टोटल सरफेस एरिया में से हमने बेस का एरिया माइनस किया, माइनस किया क्या, बेस का एरिया। तो हमारे पास में जो 6 चारों ओर की सरफेस थी, 6 अलग अलग ट्राइंगल्स थे, तो उस 6 ट्राइंगल का हमारे पास में एरिया आ जाएगा। ठीक है,
756 में से 216 हमने माइनस किया था, तो हमारे पास में 540 आया था। ठीक है, 540√3, तो ये आया था। उसके अंदर में एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 6 से भाग दे दो तो 90√3 आया था। और एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना था हमारे पास 12 और हाइट था h, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15√3। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग को ये सवाल करना है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सब जो है अलग अलग टेस्ट के अंदर में जो थोड़े से हमारा ट्रिकी हो जाता है या टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वैसे सवाल है ये सब। एक समझो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को फॉर्मूला नहीं याद होता। तो ये मेरे को डालने का एक सेंस ये है कि 2-3 ट्राइंगल जो अलग अलग है उन सब में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं अंतःवृत्त क्या होता है। सबसे पहले आप ये सोचो कि समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर में मध्य का अंत केंद्र, परिकेंद्र, ये सब एक ही लाइन के अंदर में होता है। ये सब तो आपको पता है, एक ही लाइन के अंदर में सब कुछ। ये जो होता है ये सेंटर वाली लाइन होती है, हाइट, ये सब कुछ जो लंब केंद्र वगैरह होता है सब कुछ एक ही लाइन के अंदर में होता है। तो यही आपके माध्य का है, यही आपके अंत केंद्र से गुजरने वाली लाइन है। तो आप समझो कि ये माध्य का समबाहु त्रिभुज को कितने में बांटती है, ऊंचाई को कितने में, 2:1 में बांटती है। ये आपको पता ही होगा माध्य का 2:1 में। तो अंतर केंद्र कहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो ये मैं बता ही दूंगी, ये तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। तो 2:1 है, और ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 ए, ये होती है ऊंचाई। ठीक है, √3/2 है। तो अब आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 2/2 इसके अंदर में 2:1 के अंदर में बांटेंगे तो ये नीचे वाली कितनी आ जाएगी, नीचे वाली आएगी √3a/2, इसमें 3 का भाग देते हैं और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका नीचे वाली हाइट आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, a/2√3। तो ये नीचे वाली ये जो होती है, ये होती है अंत केंद्र की रेडियस r, ये अंत केंद्र वाली रेडियस है। और ये जो ऊपर वाली 2 है, ये परिकेंद्र की रेडियस हो गई। ठीक है, कैपिटल आर, तो ये इसकी दुगनी होगी। तो आर की वैल्यू जो अंत केंद्र की रेडियस है वो होती है a/2√3, और जो परिकेंद्र की रेडियस होती है वो होती है a/√3। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखनी है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ये हाइट होती है, √3/2 है, ये आपकी अंत केंद्र की रेडियस होती है, परिकेंद्र की रेडियस होती है √3। और ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए। तो हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं, a/√3, ये a/√3, आप a/2√3 ये आपका होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या r। तो a कितना है, 4√3, 4√3/2√3 बराबर r, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो 2। तो आपका ये हो गया ये चीज। लेकिन एक थोड़ा आपको समकोण त्रिभुज का भी बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर में मैं उसमें परिकेंद्र और परित्रिज्या और अंत त्रिज्या दोनों बता दिया है समबाहु में। अब इसके अंदर में एक चीज और ध्यान रखो। इसके अंदर में मान लिया कि ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, और ये आपका हाइपोटेनस एच है। ठीक है, और तो इसके अंदर में सबसे पहले आपका अंतःवृत्त की जो रेडियस होती है वो होती है L-B, L+B-H, L+B-H/2। ये चीज याद रखना, L+B-H/2, ये आपको याद रखना ही है। ये इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी। क्यों, क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ के हाइपोटेनस को घटा के आधा कर देना। ठीक है, ये आपका अंतर्वृत्त। लेकिन परिकेंद्र, ये परित्रिज्या जो होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनस की आधी होती है, h/2, हाइपोटेनस की आधी। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि हाइपोटेनस का जो एकदम ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका परिकेंद्र है, ये आपका परिकेंद्र एकदम सेंटर वाला। अंडरस्टूड, हाइपोटेनस का आधा होता है, तो ये आपका परिकेंद्र है। जब भी आप यहाँ पे सेंटर लेके घुमाओगे तो ये ऐसे बनेगा, और अंतर केंद्र के अंदर में क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अंतर केंद्र का। ठीक है, तो अब चीज ध्यान रखो, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 4 कर लिया है, लेकिन इसके अंदर में चारों में हमने कॉन्सेप्ट दे देखा है। ये बहुत अच्छा सवाल भी है, बहुत इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है। लेकिन इसके अंदर में 2-3 फॉर्मूला आपको बताना है, इसलिए मैंने ये रखा है। तो ये समझो 3x - 5y का क्यूब, ये इसका क्यूब और ये इसका क्यूब, बटा ये जो लिखा हुआ है वही सेम यहाँ है, ये जो लिखा है वही सेम यहाँ है, और ये जो है वो यहाँ है सेम। तो आप समझो, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b और इसको c, अंदर वाले। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन गई,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, यही बना है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सोचो कि इसके अंदर में एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो दोनों तो आपको रटे हुए होने चाहिए। इतना फेवरेट है एसएससी का ये सवाल, बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है, बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेवरेट है, सवाल फेवरेट नहीं, ये फॉर्मूला बहुत है, इसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अंडरस्टूड, ये पहला फॉर्मूला है। और इसी यही ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc एक और चीज के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला यही सेम चीज उधर वाली लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड वाली बराबर क्या होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ब्रैकेट, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, थोड़ा सा ये ग्लिच हो रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा याद रखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर में, अगर हम ए बी सी को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, ये आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 3x से 3x कट जाएगा जैसे ही जोड़ोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 7z से 7z कट जाएगा। तो ये इन दोनों को ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अंडरस्टूड, तो जैसे ही हम लोग इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये बराबर टोटल बराबर क्या बन जाएगा, बराबर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc, और बटा में आ जाएगा ये एबीसी। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये हट गया, तो यहाँ पर हमारा ये जो उत्तर है क्या आ गया 3, ये हमारा आंसर क्या हो गया 3। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन एबीसी बराबर क्या हो जाएगा 3, तो आपका 3 आ गया आंसर। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या बना, ये चीज बना। अब एक चीज थोड़ा सा और याद रखिए, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको वो बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, ये कब कब होता है, इसके दो केस है। पहला केस तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ये होता है, कब होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है अगर, तो हमारे पास में ये चीज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 आएगा। अंडरस्टूड, ये तो पहला केस है। दूसरा केस इस दूसरे वाले फॉर्मूला में देखो, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, अगर ये अंदर वाली चीज भी 0 बन जाए तो भी तो 0 हो सकता है। तो ये अंदर वाली चीज 0 कैसे बनेगी, जब a बराबर b बराबर c हो, ए और बी बराबर होंगे तो ये दोनों 0 बन जाएगा, बी और सी बराबर तो ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा, सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। और मतलब या अगर वो 0 है तो इसके दो केस है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर ए बराबर बी बराबर सी। अंडरस्टूड, ये पांचवा सवाल। नेक्स्ट सवाल, तो आपको समझ में आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सीरीज के अंदर में आपको बने रहना है, चीज जानना है। यहाँ पे देखो कुछ आगे सवाल है, उसके अंदर में आंसर टिक रहेंगे पहले से, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मेरे को मिले नहीं बिना आंसर टिक वाले। तो वो लेकिन ये सवाल थोड़े अच्छे हैं, अच्छे सवाल मतलब सवाल तो इजी है कुछ कुछ, लेकिन उसके अंदर में कुछ बदले क्या करते हैं हम लोग, इसमें अंदर में दो चीजें, एक तो हार्ड सवाल लिए हैं थोड़े से, और एक ये है जिसमें लोग गलत मेथड से करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग मेथड से करते हैं, बेसिक से जाते हैं। तो वो सवाल लिए, तो टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल है ये। तो इसको कैसे करते हो, क्योंकि नॉर्मल मेथड पहले बताता हूँ। नॉर्मल मेथड, अब से 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष पहले 3:4 था। मान लो कि आज ये नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ जो कि हमें करना नहीं है एग्जाम में, वो मेथड पहले बता रहा हूँ। तो अभी समझे कि मान लीजिए कि आज ए की आयु ए है और बी की आयु बी है, मान लो, ये एज्यूम कर लिया। तो आज से 5 साल पहले क्या होता, a-5, और 5 साल पहले बी की आयु क्या थी, b-5। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3:4। और दूसरा क्या है कि आज अब से 5 वर्ष बाद 5:6, 5 वर्ष बाद क्या हो गया, a+5 b+5, ये क्या है 5:6। तो इनको सॉल्व करोगे तो ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, इनको भी सॉल्व करोगे तो ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, इन दोनों को वापस सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये हमारे ए की एज आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो ये मेथड हमें नहीं करना है। ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना, जब भी रेशियो दिया हुआ था हमें डायरेक्ट मेथड से जाना है, ठीक है, तो ये मेथड नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मेथड पे। इस बताने से पहले मैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आप सोचिए कि आपकी एज, मान लीजिए कि आपकी एज अभी है 20 साल और आपके फादर की एज अभी है 50 साल। मान लेते हैं फादर की एज क्या है, 50 साल है, और ये आपकी यू, ये आपके 50, मतलब फादर की एज 50 है, आपकी 20 साल है। आप दोनों की एज के अंदर में कितना डिफरेंस है, 30 साल का डिफरेंस है। आज से 5 साल बाद में मुझे बताओ आपकी एज कितनी हो जाएगी, 25। आपके पापा जी की एज कितनी हो जाएगी, 55। आपके दोनों के बीच एज के बीच में डिफरेंस कितना है, 30। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कितना भी साल के बाद में आप दोनों के पापा जी और आपके एज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो हम जब भी रेशियो देंगे तो रेशियो में भी हमें डिफरेंस सेम करना है, अगर नहीं है तो बनाना है कुछ गुणा भाग करके। तो हम लोग इसके अंदर में इस सवाल को कैसे करेंगे कि आज मान लीजिए कि ये वर्तमान है, ये आज है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, ये आज है। तो आज क्या है, आज जब कोई भी एज मान लो, तो उससे क्या हुआ, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या रेशियो था, 3:4 था। आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद क्या था, 5:6, 5:6। अब सोचो कि इन दोनों रेशियो के बीच का अंतर कितना है, एक। तो 5 से कितने ही साल बढ़ जाओ तो इनके अंतर तो सेम रहना चाहिए ना। तो यहाँ एक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक दिया है। अगर मान लो नहीं दिया होता तो हम क्या करते, ये सही है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि 5:6 ना देके 8:10 दे देता, वैसे ये तो कट रहा है, लेकिन 7:10 दे देता मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 3। तीन डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस डिफरेंस को भी 3 बनना था, हम लोग 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था, 3×4 = 9, 4×3 = 12। तो ये 3 का डिफरेंस बन जाता। वैसे ये रेशियो थोड़ा गलत है, लेकिन इस तरह से हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता तो डिफरेंस सेम करते, लेकिन अभी हमारा डिफरेंस सेम ही दिया है। तो आप सोचो कि ये 3 से 5 हो गया कितने साल में, 10 साल में। 5 और 5 10 साल के अंदर में 3 से 5, तो मतलब अनुपात में 2 की वृद्धि हुई, रियल में 10 है। तो 1 अनुपात में अगर वृद्धि होती है तो रियल में कितना है, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो ये, लेकिन ये रेशियो कब है, 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले एज थी ए की कितनी थी, ए की एज थी 15, 5 साल पहले थी। तो आज कितनी है, 20, जोड़ दो 5, तो 20। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो मैं फास्ट इसको करके बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में करना है कि आज से 5 साल पहले तो 3:4 लिख दिया, आज से 5 साल बाद तो 5:6 लिख दिया, देख लिया कि भाई एक का अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 5 साल पहले 5 साल बाद, तो ये टोटल तो 10 साल का डिफरेंस हो गया ना। तो ये 2 की वैल्यू आ गई 10, तो ए की वैल्यू आ गई 5। तो ए की वैल्यू जब 5 है तो 3 हो गया 15, और जब 3 15 है तो ये 5 साल पहले जब ये 15 का था, तो आज 5 साल बाद में ये, मतलब 5 साल पहले 15 का था। तो आज कितना है, 20 हो जाएगा, 5 जोड़ दो इसके अंदर, 20 साल तो हो गया। 15 मत कर देना जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये 5 साल पहले की रेशियो है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास रियल होता है 20, तो ये मत कर देना। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, रेशियो से ही करना है इस सवाल को आगे। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल मतलब सवाल इजी है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए तो आपके लिए टाइम टेकिंग है। कैलकुलेशन में नहीं फंसना है इस सवाल में, समझो। शहर की जनसंख्या हर साल 16% बढ़ रही है, 16% बढ़ रही है। 16% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 16% का मतलब हो गया 4/25। तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 29/25 हो जाएगा, +4 होके, +4 होके 16% बढ़ रहा है ना। तो एक्चुअल में ये 25 की चीज 29 हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो 16% बढ़ रहा है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,552 है, तो अब से 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, 2 साल पहले, मान लो 2 साल पहले कुछ भी रही होगी, एक्स मान लो, 2 साल पहले। तो उसमें जब पहली साल में इतनी बड़ी, दूसरे साल में वापस से 29/25 बड़ी, और 30, तो हमारे पास में कितनी होगी, 60552। अंडरस्टूड, 60552। लेकिन अब सोचो, अब इसके अंदर में 29 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, ज्यादातर को नहीं आता है, 99% को नहीं आता होगा। तो 29 से तो ये काट नहीं पाओगे आप, मतलब काट पाओगे लेकिन हार्ड हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट इजी इजी वे में नहीं है ये। तो आपको यहाँ पे जाके ना फंसना नहीं है, यहाँ पे जाके कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ क्यों नहीं पड़ना है, क्योंकि आप जैसे ही ऑप्शन के ऊपर नजर मारो, ऑप्शन में जैसे ही नजर मारोगे तो इसका डिजिटल सम क्या है, 6। डिजिटल सम आता होगा आपको, अगर नहीं आता है तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। 6,
इसका कितना होगा 8 4 12, 2 और 1 3, 5 4 9 5। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सम सबका अलग अलग है, हम सीधा डिजिटल सम से जाते हैं। इसका डिजिटल सम क्या क्या होगा 60552 का, यहाँ हो जाएगा 6 और 5 11, 11 5 16 17 18, 8 और 1 9। तो इसका डिजिटल सम है 9, और जैसे ही हमें पता है 9 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो तो वो डिजिटल सम 9 ही रहता है, और 9 से इधर तो कुछ है नहीं कि ये कट जाएगा, कटने वटने वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चीज क्या है 9 ही डिजिटल सम रहने वाला है एक्स का। आपको पता है ना कि ऊपर वाले का तो 9 आ गया, फिर इधर में 25 25 तो ये 7 और 7 डिजिटल सम आ गया, और बट्टे में 9 और 10 11, 2 और 2 दोनों का 2 इंटू 2 आ गया। और आपको पता है कि 2 इंटू 2 है, तो इनको हमें डिजिटल सम बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, जब भी नीचे कुछ रहता है तो हमें इसको क्या करना रहता है, एक बनाना रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 को हम लोग एक बनाने के लिए क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, 5 5 तो ये तो एक एक बन जाएगा, लेकिन हमें पता है कि अभी भी 9 ही है यहाँ पे, तो 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिटल सम क्या है 9 ही आएगा। तो वही चीज मैंने बताया था, तो 9 ही डिजिटल सम रहने वाला है। तो हमारा आंसर हो गया 45। तो हमें कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एक लाइन के अंदर मैं बताऊं तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, एक्स इंटू 29/25, 29/25, और फिर हमें लिखना है 60552। तो हमें डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखो 6 और 5 11 5 16 17 18, 9 डिजिटल सम आ रहा है, तो 9 डिजिटल सम आ रहा है, तो आंसर खत्म। बस इतना ही करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीजीएल 2024 का, जो 20 जनवरी वाला शिफ्ट है, जो सेकंड शिफ्ट था, उसके अंदर में भी इसी टाइप का एक सवाल आया था, जिसके अंदर में भी कैलकुलेशन हार्ड थी, और पॉपुलेशन के ऊपर में 2 साल पहले 3 साल बाद इस टाइप का आया था। उसके अंदर में मैक्सिमम जनों ने सवाल को या तो किया था तो टाइम लगा के किया था, या फिर छोड़ दिया। एग्जाम में बहुत सारे जनों ने एग्जाम इस सवाल को छोड़ दिया, या फिर टाइम कंज्यूमिंग था। तो कहने का मतलब है उस वो सवाल भी डिजिटल सम से आसानी से हो रहा था, डिजिटल सम से एक 15 सेकंड के अंदर में वो सवाल हो रहा था, लेकिन अगर जो कैलकुलेशन में फंस गया तो उससे 2 मिनट में भी नहीं हो रहा था वो। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें डिजिटल सम को ध्यान रखना है, जब भी कैलकुलेशन आए ऑप्शन में डिजिटल सम अलग हो तो हमें डिजिटल सम लगा देना है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट सवाल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 195 और 2 इंटू ये है बराबर, तो इसका ए प्लस बी। तो यहाँ पे मेन फंडा क्या है इस सवाल के अंदर में, एक मेन फंडा है, ये थोड़ा सा ना स्पेशल केस है। ये अच्छा सवाल है, जिसको अगर आता है डायरेक्ट वो तो बहुत 10 से 15 सेकंड में ये सवाल कर लेगा, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो उसके 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि इस सवाल को एक स्पेशल केस की तरह मान के इसको याद कर लेना है। क्या स्पेशल केस है, इसको थोड़ा समझो, कि जब भी ए स्क्वायर, इसको नॉर्मल मेथड से करके बताते हैं पहले, नॉर्मल मेथड ताकि आपको क्यों हो रहा है वो समझ में आएगा। कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 195 बराबर 2 इंटू 7a प्लस 5b प्लस 11c। तो ये है। अब इसको थोड़ा और करते हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, बराबर आ जाएगा 14a प्लस 10b प्लस 22c। अब इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस सी स्क्वायर माइनस 22c प्लस 195 बराबर 0। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज, हम इसको स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, ये -14 है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या a-7 का स्क्वायर, ए माइनस a-7 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। तो एक चीज हमारे पास 49 एक्स्ट्रा हमने ले ली, ध्यान रखना, तो ये 49 एक्स्ट्रा ली मैं साइड में, इसको ध्यान रखता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b-5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ग्लिच है, बी स्क्वायर बी माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25 ले लिया मैंने एक्स्ट्रा, ये 25 एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया c माइनस 11 का, स्क्वायर, तो यहाँ मैंने 121 एक्स्ट्रा ले लिया जैसे ही। तो इन सबको जोड़ेंगे ना तो 195 ही आने वाला है। तो कहने का मतलब ये जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं ना स्क्वायर बनाने के लिए, वही हमें सवाल में दिया हुआ रहता है। अंडरस्टूड, क्योंकि अगर उससे कुछ दूसरा दे दिया तो ये सवाल है ना होगा ही नहीं, ये बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा फिर। तो कहने का मतलब हमारे पास ये मुश्किल से क्या वेरिएबल बन जाएंगे, तो ये सॉल्व होना नहीं है फिर आसानी से। तो इसका मतलब क्या होगा, तो 195 जो यहाँ पे है, तो ये वही है जो ये हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उन्हीं का सम है। तो यहाँ पे ये बराबर में आ गया 0, तो ये बना स्क्वायर। अब सोचो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ,
कि जब हमारे पास में x माइनस ए का स्क्वायर, इससे जल्दी मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है मान लो। तो जब ये है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही 0 है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0 है। ये क्यों 0 है? क्योंकि तीनों स्क्वायर में है, तो नेगेटिव तो कुछ हो नहीं सकता, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती और तीनों का सम 0 है, तो इसका मतलब तीनों को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक की भी वैल्यू कुछ आ गई, मान लो इसकी 1 आ गई, तो इसकी अगर 0 भी हो गई तो ये मिनिमम वैल्यू 1 तो बन जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर जोड़े हुए हैं और 0 के बराबर आ रहे हैं तो इंडिविजुअल टर्म भी 0 के बराबर होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि ये वाला टर्म भी 0 के बराबर होगा, ये वाला भी 0 के बराबर, ये वाला भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे a बराबर a माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो a माइनस 7 भी 0 होगा, a बराबर 7 आ जाएगा। a बराबर क्या आएगा 7, b बराबर आएगा 5 और c बराबर आएगा 11। तो इससे हमें क्या पता चला? सवाल को देखो थोड़ा गौर से, कि यहाँ पे तो 2 है बाहर निकला हुआ, a के पास में 7 लिखा है, a के पास में क्या लिखा है 7, और हमारे पास में a की वैल्यू क्या आई 7। b के पास में क्या लिखा है 5, b की वैल्यू क्या आई 5। c के पास में क्या लिखा है 11, c की वैल्यू क्या आई 11। तो हमारे पास पे a की वैल्यू, और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे a स्क्वायर का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका गुणांक है 1, तो सबके गुणांक 1 है। तीन चीज यहाँ पे फोकस करने की है, एक तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, गुणांक ये है, बाहर में 2 है और अंदर में ये पास में कुछ लिखे हुए हैं, तो ये पास में लिखे हुए ही उत्तर होते हैं ए बी सी के। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड क्या है, इससे हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग को ये याद रखना है, जब भी आपको ऐसा कुछ सवाल आए तो सबसे पहले तो अगर 2 कॉमन लिया हुआ है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं लिया हुआ है तो हमें 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है बाहर। अंडरस्टूड? स्क्वायर वाले को इधर रखना है और बाकी जो 3 बचे हुए चीजें हैं उनको एक साइड में 2 के अंदर में रखना है। जैसे यहाँ पे है 7a प्लस 5b प्लस 11c, ये आपको समझ में आ गया? तो ए होता है 7, सीधा सीधा जो होता है ए 7 होगा, बी 5 होगा और सी 11 होगा। अब सबसे ये हो गया, अब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रखो, 7 प्लस 5 प्लस प्लस 11 माइनस 12 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1331, 11 बचेगा और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्ट मेथड है, आपको सीधा सीधा। तो आपको एक और केस आप यहाँ पे फंसोगे, कब फंसोगे, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इस तरह से नहीं दिया होगा, हमें ए स्क्वायर के आगे ऐसे दे देगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे कुछ प्लस में जो भी बनेगा वो दे देगा और बोलेगा 2 ब्रैकेट 6a, इस टाइप का कुछ देगा। मैं आपको एक सवाल ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे फिर दे देगा 3b प्लस माइनस ले लिया, मान लो यहाँ पे माइनस 11c, इस तरह का दे दिया कुछ। तो अब यहाँ पे ए बी सी कैसे लिखना है, थोड़ा याद ये चीज ध्यान रख लो। ए बराबर आएगा, ये तो 2 कॉमन में रहना चाहिए, ध्यान रखना 2 कॉमन लेना है, 2 लेने के बाद में अंदर क्या है 6 है, तो 6 लिखना है और बट्टे में है ना हम लोग को ये ए स्क्वायर के वाली लिख देनी है। ध्यान रखना बट्टे में लिखना है, क्योंकि हम जब इस वाले सवाल में तो सब में एक है तो बट्टे में लिखते ही बात तो वही है, 7/1 भी 7 ही है, 7/1 भी 7 है, 5/1 भी 5 है और 11/1 भी 11 ही है। तो इसलिए हम लोगों ने भाग देना नहीं दिया, भाग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देना है 6/2 3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 3/3, बी वाला देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और सी की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो -11 है तो माइनस लेना है, ध्यान रखना -11 बटा ये सी की वैल्यू में एक ही है तो एक ही, तो -11 आ जाएगा। तो इस तरह से एबीसी निकालना है। आई होप कि इस तरह का सवाल मैंने पूरा ही 2-3 केस है वो सारे ही बता दिए, बेसिक बता दिया है, सब कुछ बता दिया है मैंने। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 4 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर RS 9360 के ऋण का भुगतान करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। ओके, देखिए यार मैं जो सवाल लेके आया हूँ वो एक तो थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक के है, वैरायटी में है, और थोड़े से टफ साइड में रहते हैं जो बच्चे छोड़ते हैं। इंस्टॉलमेंट कुछ लोग पढ़ के जाते ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ज्यादा हार्ड होता है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। वैसे जब अगर सवाल बन जाए उस तरह का हार्ड सवाल तो बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा टफ साइड में जाता है। तो अब चीज तो ध्यान रखो, इसके अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज पे नजर दौड़ानी है। दौड़ा दी नजर, कितना लिखा हुआ है 20% लिखा है। अब क्या करो, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखो, 100 से गिनती स्टार्ट करो, सबसे पहले 100 लिखो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसा ही करना है इस तरह के सवाल में, जब तक सवाल बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आए
तब तक बेसिक मेथड यही है। 100, फिर क्या करो, इस 100 में 20 जोड़ो, 120, फिर 120 में और 20 जोड़ो, जो रेट दिए ना वही जोड़ते रहो। 100 में 120, फिर एक और जोड़ा तो 140, फिर एक और जोड़ा तो 160। और ये कब तक ऐसे करना है, जब तक कि ये 4 वर्ष दिए है तो 4 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 हमने लिख दिया, तो अब इससे आगे नहीं जाना है। ध्यान रखना, 4 बार जोड़ने का मतलब 180 तक नोट पहुंच जाना, 100 को भी गिनना है, 1 2 3 4। तो 4 बार हमने लिख लिया, ये 4 टर्म लिख दिया 20% से। अब इन तीनों को जोड़ो, जोड़ा तो क्या आएगा, 0 6 4 10 11 12 2 1 5, 520। अब इन सब में क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये जो 100 है वो आपका है इंस्टॉलमेंट, ये 520 जो है वो है आपका ऋण। अंडरस्टूड, ये दोनों याद रखना, ऋण है ये, और ये आपका, और इंग्लिश के अंदर में अगर आप बोलोगे तो ये डेप्ट है आपका, ठीक है। तो और ये आपका इंस्टॉलमेंट है। तो अब सवाल के अंदर में क्या देखा है, ऋण आपका क्या है 9360, हमारा क्या है 520। तो 520 की वैल्यू क्या है 9360, तो एक की वैल्यू क्या होगी 9360 बटा 520, और एक की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना, हमें क्या निकालना है वार्षिक किस्त, तो इंस्टॉलमेंट, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0, और अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 52, और पीछे बचा 18, तो 1800, तो ये 1800 बार। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका वार्षिक किस्त हुई 1800। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया 1800। तो कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट में हम लोग को क्या क्या करना रहता है, इंस्टॉलमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना है, 100 से गिन 100 लिखना है, फिर जो मान लो 5% दिया, और मान लो 5 साल का दिया, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे 105 110 115 120, और ये कब तक लिखते जाएंगे, जब तक 5 है तो 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, फिर इन सबको जोड़ दो, तो जो जोड़ा वही ऋण है, वो ऋण है। तो क्या करोगे, मान लो कि ऋण का अमाउंट आपको दिया 3000, मान लो कि ऋण का अमाउंट आपने दिया 3000, और मान लो कि इन सबका जोड़ने के बाद में मान लो कि आ गया आपका 300 400 500 500, तो ये हो गया, और कुछ मान लो 530 के आसपास आ गया, माना हुआ है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये है, तो ये से कुछ करोगे तो आपकी कैलकुलेशन से ये आ जाएगा। तो कहने का मेन मुद्दा यही है कि ये आपको इसे जोड़ना है। अंडरस्टूड, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, लास्ट सवाल है हमारा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से देखना है और खुद से सॉल्व करना है। ये वापस उसी टाइप का सवाल है, आपको अगर समझ में आया था पिछली बार तो आपको वापस करना है। अब करो आप इसको, एक कक्षा में छात्रों की औसत वजन कितना है, वाई है, औसत वजन कितना है, वाई है। दो छात्र जिनका वजन 51 किलोग्राम और 58 किलोग्राम में कक्षा छोड़ देते हैं, औसत वजन वाई है कक्षा में, और दो वजन जो 51 वाला है और 58 वाला है वो क्लास छोड़ देता है, 72 और 73 वाला नया आ जाता है। कक्षा में यदि कक्षा का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। ये बढ़ गया एवरेज। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, एक चीज और बता देता हूँ। अब सबसे पहले बेसिक से जाते हैं। बेसिक कैसे करना है, जो कि हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ अगर नहीं करना है तो, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको कुछ भी कभी कभी सवाल आना इतना ऊपर से निकल जाता है कि हमें बेसिक ही याद आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को सवाल इतना घुमा देता है कि वो बेसिक से ही करना पड़ता है, तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। तो अब मान लो कि हमें वाई क्या दिया है, एवरेज दिया है, वाई इज औसत वजन, कितने जने हैं, मान लो कि टी जने हैं, ठीक है, मान लिया कि टी जने हैं, ये लोग है, मान लो कि कितने जने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं टी, और वाई उसका एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा टी वाई, टी जने हैं और वाई उनका एवरेज है, तो टी वाई वजन हो गया। उसमें से क्या होगा, ये टोटल वजन है, उसमें 51 और 58 वाला तो चले गए, 51 चला गया, 58 चला गया, आप कितने गए, 72 आ गया, 73 आ गया, ये आपका हो गया। लेकिन अब ये जो वजन है बचा हुआ, ये सब किसके बराबर है, लोग तो अभी भी टी है, दो गए दो आए तो अभी भी टी है, तो लोग तो टी ही है, लेकिन औसत वजन चेंज हो गया, 0.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो वाई प्लस 0.5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो टी वाई यहाँ पे है, तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे टी वाई आएगा, तो टी वाई से टी वाई कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर वेरिएबल सिर्फ टी बचेगा, और टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 72 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 72 आ जाएगी इसको सॉल्व करोगे। लेकिन इस तरह से आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका है, इसको टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो आपको अब जाना है स्मार्ट मेथड से। स्मार्ट मेथड क्या कहता है, स्मार्ट मेथड के अंदर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको नेट चेंज हमेशा हर सवाल में नेट चेंज ध्यान रखना है कि नेट चेंज कितना है। पहले पिछली बार क्या हुआ था कि 45 की जगह एक बंदा आया था,
वो उससे क्या हुआ था कि 2.5 किलोग्राम बढ़ा दिया था 6 जनों के अंदर में, तो 15 किलोग्राम बढ़ गया था, 45 से 15 जोड़े तो 60 आ गया था। ये हमारा दूसरा तीसरा सवाल जो था वो यही था। तो इस तरह से हमने देखा था कि नेट चेंज कितना था, नेट चेंज देखा था कि 15 किलोग्राम का ये जो चेंज है वो लेके आया है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे भी नेट चेंज देखो, नेट चेंज कितना है कि भाई 51 और 58 तो गया, 72 और 73 आया, ये दोनों जाने वाले, ये दोनों आने वाले। तो 72 की जगह मतलब 51 की जगह 72 आया, तो ये कितना ज्यादा लेके आया, ये 21 ज्यादा लेके आया। 73 से 58 है तो ये 15 ज्यादा लेके आया, दोनों मिला के कितना ज्यादा लेके आ गए, 36। तो कहने का मतलब है कि असली में जो गए और आए, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे 36 किलोग्राम ज्यादा हो गया। क्लास का टोटल वजन में 36 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया। देर इज 36 किलोग्राम इंक्रीज। ओके, तो 36 किलोग्राम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे और लेकिन यहाँ पे एक लाइन और दिया कि बोला कि भाई इसके बढ़ने से, 36 किलोग्राम के आने से हर किसी के वजन के अंदर में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब एवरेज की वृद्धि हो जाती है। हर किसी में बोलो चाहे औसत में बोलो, बात वही है। तो औसत वजन अगर 0.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसको मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि हर किसी का वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ गया ये 36 किलोग्राम आने से। तो अब इस कितने जनों में हम लोग, अब दो तरीका है इसको सोचने का कि 36 किलोग्राम वजन को हम कितने जनों में बांट सकते हैं, आधा आधा किलो 72 जनों में बांट सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा, 36 बटा 0.5 बराबर आ गया 72, तो ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन एक चीज और थोड़ा सोचने का तरीका है कि 36 kg को आप ये सोचो कि 36 सेब है, 36 सेब है। अब सोचो कि 36 सेब को हम लोग कितने जनों में आधी आधी अगर हम लोग सेब दे, आधी आधी सेब दे, तो हम लोग कितने जनों को दे सकते हैं, आधी आधी सेब हम लोग 36 सेब है हमारे पास में, तो आधी आधी सेब कितने जनों को दे सकते हैं, 72 जनों को दे सकते हैं। तो सेम बात ये भी है, 36 kg को हम लोग आधा आधा की जो केजी कितने में बांट सकते हैं, 72 में बांट सकते हैं। तो केजी हो गया, समझ में आया। तो आपको फास्ट कैसे करेंगे, फास्ट करोगे भाई, 51 देखोगे, 51 देखोगे, 58 देखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 5 और 10 109 आएगा। और 73 और 72 क्या होगा, 7 7 14 145 आएगा। तो ये हमारा 145 आया था, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा अंतर। और 36 0.5 केजी बढ़ रहा है, तो ये 72 जनों में बढ़ा देगा, 72 जनों में बढ़ाएगा, तो 72 आ गया आंसर। अंडरस्टूड। तो आपको सारी चीज हो गया है हमारा 10 सवाल। और आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, एक चीज सुनिए, अभी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ने क्या क्या सीखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज करते हैं। क्या चीज है, कोई 10 सवाल हम लोगों ने किए। 10 सवाल में हमने सबसे पहले कि 10 के 10 क्या है, या तो हार्ड है, या कैलकुलेटिव है, या फिर मेथड जो है वो बेसिक वाले लोग करते हैं यूज में। जिस किसी को आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जने बेसिक मेथड से जाते हैं, तो बेसिक नहीं करना है, तो हम लोग ने मेथड देखे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड सवाल भी देखे हैं, कैलकुलेशन वाले सवाल को कैसे स्किप करके अच्छे तरीके से करने हैं वो भी देखे, और बेसिक जो टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं मेथड है वो नहीं करके हम लोग को स्मार्ट मेथड देखना है। तो ये चीजें हम लोगों ने इन 10 क्वेश्चन के अंदर में सीखी। तो ऐसे ही हम लोग जो आगे पूरे जो वीडियोज रहेंगे उन सब में हम लोग 10-10 सवाल जो लेके आएंगे, और 10 सवाल के अंदर में हम लोग 10 तरह के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और 10 कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे हैं। तो ये हम लोग पहली चीज तो ये करेंगे हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम लोग का नाम क्या है, अनलॉक्ड एसएससी। अनलॉक्ड एसएससी मतलब एसएससी को हम लोग पूरा ही खोल देंगे कि अंदर में क्या क्या चीजें हैं, और किस किस तरह का आपको चीजें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, और एग्जाम के अंदर में मार्क्स कैसे लेके आने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स। अगर आपके इस समय 35 से आपके 42 के बीच में रह रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सारे पता है। आपका जो कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, बेसिक तो आपका स्ट्रांग है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आती है टाइम वाले में, और कुछ कुछ के अंदर में आप स्मार्ट अप्रोच नहीं लगा पाते। और तीसरी चीज आपको ये चीज समझ नहीं आती कि सवाल पढ़ने के बाद 2 बार पढ़ना पड़ता है। सवाल पढ़ के आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे कुछ कुछ हार्ड सवालों को, तभी तो आपको वो समझ आता है फिर। जैसे ट्रेन वाले सवाल हो गए, वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाले सवाल हो गए, और इंस्टॉलमेंट वाले सवाल हो गए, या फिर एक और चीज बताऊं तो जैसे अगर आप अलजेब्रा में कुछ बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री में बोलोगे, तो कुछ कुछ में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं सवालों को। तो वैसे वाले सवाल जो रहते हैं उस वो सब थोड़े, और हाँ, एलिगेशन वाले सवालों का ये सब हम लोग करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो ये जो सवाल है इनमें लोग क्या करते हैं, एलिगेशन नहीं लगा के हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड से जाते हैं, तो फिर एलिगेशन बहुत इजी पड़ता है, लेकिन ये आता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग इस सीरीज में करने वाले क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी को कोई पीडीएफ चाहिए ये पूरे सवालों की, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि पीडीएफ आपको ये सवालों की कैसे लेनी है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के दिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और डेली इसको जब भी नया वीडियो आए तो उसको ज्वाइन करना है, उसको देखना है, और आपको खुद को सॉल्व करना है, और जो भी हार्ड सवाल लगे तो उनके नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, और टारगेट हमारा रहेगा 50 आउट ऑफ 50। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो आप मुझे बताना कि आपने क्या क्या इससे नया सीखा है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।